हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों पर घमासान जारी है। एक तरफ किसान कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल निकालने की कोशिश कर रही है। 3 दौर की वार्ता के बाद गुरुवार को चौथे दौर की वार्ता दोपहर 12 बजे होने जा रही है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से हरियाणा के खाप पंचायतें आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, दिल्ली कूच कर रही हैं, उससे किसानों के आक्रोश का अंदाजा लगाया जा सकता है। उधर सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कहीं जलेबी बन रही है तो कहीं लड्डू बन रहे हैं तो कहीं पूरी तल रही है। ये सब किसी उत्सव के लिए नहीं, बल्कि किसान आंदोलन में आए उन किसानों के लिए इंतजाम हो रहे हैं जो कृषि कानूनों की वापसी के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप धारण करता जा रहा है। इस बीच आज सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की रणनीति बताते हुए साफ कर दिया कि उन्हें कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। साथ ही किसानों ने ऐलान किया है कि 5 दिसंबर को देश भर में सरकार और कॉर्पोरेट हाउसों के पुतले दहन करेंगे। इसमें 2 इम्पोर्टेंट बात हमने बोला है। एक तो कल 3 तारीख है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। कल को हम कारपोरेट, खासकर अडानी अंबानी कारपोरेट पूरे उसके विरोध में एक कॉल दे रहे हैं कि पूरे देश में मनाया जाए इसको। और 5 तारीख को पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट और रिलायंस और अंबानी और अडानी कॉर्पोरेट्स विशेषकर और पूरे कॉर्पोरेट जो हाउसेज हैं उनके खिलाफ में पूरे देश में कॉल दिए हैं कि पुतला दहन किया जाए पूरे देश में। इस पर हमारी कल गंभीरता से चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में अगर सरकार हमारे से सहमत होती है और तीनों काले कानून के लिए एक दिन की पार्लियामेंट इनको बुलाना पड़ेगा। और जब तक पार्लियामेंट बुलाकर ये तीनों काले कानूनों को वो निरस्त नहीं करते हैं तब तक ही आंदोलन, चाहे 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, आंदोलन जारी रहेगा। हम सरकार को ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार ने हमारी जल्दी बात न मानी, क्योंकि तीनों अध्यादेश से कम और MSP का कानून, गारंटी कानून बनाने से कम, ये कोई इससे कम पे कोई फैसला नहीं होगा। ये आज की भी मीटिंग में तय हुआ है। उधर किसानों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सामने आए और किसानों से धरना खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार समाधान निकालने के लिए तैयार है और बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। भी विषय आएगा बैठक में, उस बैठक में विषय पर चर्चा होगी। कौन सी चीज कहां निराकृत की जा सकती है उसका कानून पक्ष देखा जाएगा। उसके बाद कोई निर्णय की दिशा तय होगी। ये चर्चा हुई है, कुछ विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन जब तक क्लॉज वाइज क्लॉज एक्ट पर चर्चा ना हो और वो एक्ट कैसे किसानों के विरुद्ध है, उसका कौन सा क्लॉज विरुद्ध है, वो तभी तो दिशा आगे बढ़ेगी। सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। इनमें किसानों का हित है, लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। आंदोलन से जनता को भी तकलीफ है। इस बीच प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि कृषि कानूनों में MSP की गारंटी की लाइन लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार की नियत किसान हित की है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक करें और मिल बैठकर बात करें। JP दलाल ने कहा कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका मिल बैठकर समाधान न हो। वहीं सोमवीर सांगवान के समर्थन वापसी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग उंगली काटकर शहीद होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बात इच्छा शक्ति की है, जो हरियाणा सरकार की है, भारत सरकार की है, किसानों की आमदनी बढ़ाने की है। हम किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। किसानों के भले के लिए धीरे धीरे करके
कोई भी कदम उठाने को तैयार है। दूसरा, मेरी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमने किसान हित के फैसले लिए हैं, इसका परिणाम आने में 1 साल, 2 साल, 3 साल का वक्त लगेगा। अगर आगे लगेगा कि और सुधार की जरूरत है तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, आपकी भलाई के लिए फैसले लेते रहेंगे। सर, पूर्व से भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आज जो किसान है, जनता वो देख रही है कि उनका कौन साथ दे रहा है। ऐसे में विधायक अगर किसानों को देखिए, देंगे, सरकार गिरने की नौबत आ सकती है। सरकार को कोई गिरने की नौबत नहीं है। ये राजनीति में ऐसे वक्त में उंगली कटा के शहीद होने वाले बहुत होते हैं, मोमेंट्री फेज होते हैं। जनता हर चीज को देख रही है कि कौन ढकोसले कर रहा है और कौन सही निश्चय का आदमी है। एक तरफ किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ सरकार बातचीत के माध्यम से हल निकालना चाहती है। लेकिन इस बीच पूरे हरियाणा और पंजाब से दिल्ली कूच का सिलसिला भी जारी है। खाप पंचायतें न सिर्फ किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, बल्कि लाव लश्कर के साथ दिल्ली पहुंचकर दम दिखाना चाहती हैं। जिंद में खाप पंचायतों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया है। पंचायतों का कहना है कि अगर 3 दिसंबर को सरकार से बात नहीं बनती है तो वो दिल्ली जाने वाले फल, दूध, सब्जियों की सप्लाई बंद कर देंगे। इस किसानों को समर्थन करने के लिए पहले मीटिंग करके एक निर्णय लिया था और डोर टू डोर करके हम सभी किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं और वहाँ किसान आंदोलन में पहुँचने के लिए हमने सभी किसानों से अपील की है। और आज भी मैं आप मीडिया के माध्यम से आज भी फिर आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई दिल्ली कूच करें और किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। अब हमने पूरी मजबूती से तैयारी की है, साथ में अपना राशन लिया है। खट्टर साहब जो सम्मानित पद पे हैं वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा का कोई किसान नहीं गया, हमारी तो पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। हम हरियाणा से हैं, हर दाड़न खाप का प्रधान होने के नाते मैं खट्टर साहब से ये कहता हूँ कि हमारी पहचान ना मिटाई जाए। हम वहाँ जाके ये दिखाएंगे खट्टर साहब को कि हरियाणा से इतने आदमी आए हैं। और जब तक वहाँ किसान बैठे, किसानों की मांगे नहीं मानी जाती, तब तक हम वापिस नहीं आएंगे। जिंद में जहां खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया तो वहीं पलवल में कानून के जानकार भी कृषि कानूनों के विरोध में आ गए हैं। यानी अब इंतजार कल होने वाले किसान संगठनों और सरकार के बातचीत का है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि ये गतिरोध इतना जल्दी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 3 दौर का वार्ता जो है वो खत्म हो चुका है। जो कल तीसरे दौर की वार्ता हुई वो भी बेनतीजा रही, लेकिन उम्मीद है कि कल दोपहर 12 बजे फिर से किसान संगठनों और सरकार के बीच जो वार्ता होगी उसमें कुछ निकल कर आएगा। हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम अपने गेस्ट हैं उनसे मिलवा देते हैं। सबसे पहले स्वामी इंद्र राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाक्यू का स्वागत है सर आपका। वंदना पोपली जी हैं प्रवक्ता बीजेपी का, स्वागत है मैडम। वेणु अग्रवाल प्रवक्ता कांग्रेस के, स्वागत है। साथ ही सुखवंत सिंह इनोले के प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हम भाक्यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र जी के पास जाना चाहेंगे। इंद्र जी, सवाल यह है कि जिस तरह से कृषि मंत्री सामने आए हैं, आज आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप आंदोलन को खत्म करें, लोगों को परेशानी हो रही है। जब कृषि मंत्री आपके समस्याओं के समाधान का आश्वासन दे रहे हैं, फिर दिक्कत कहां आ रही है सर? आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप ग्राउंड जीरो से लगातार किसानों की आवाज उठाने का आप काम कर रहे हैं। खालिद भाई, शुक्रिया। मैं एक बात बता देना चाहता हूं देश के कृषि मंत्री जी को कि आप झूठ बोलने का काम बंद करेंगे। आपकी फैक्ट्री लगातार झूठ ही झूठ प्रसारित करती है, कभी सत्य का आप सामना करें। हरियाणा और पंजाब और पूरे भारत का किसान रुका नहीं हुआ है, आपने रोका है और आज आपने फिर 3 लेयर की बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस, सीआरपी और केंद्रीय जो बल है बीएसएफ, उसको भी आपने लगा दिया है। तो यानी कि आप किसानों को रोकने का काम करें, किसान नहीं रुका हुआ। किसान तो चाहता है कि हमें रामलीला मैदान तक जाने दिया जाए, जो अब तक सभी राजनीतिक दल और समाजी संगठन वहां पर अपना धरना प्रदर्शन करते रहे। सर, रामलीला मैदान जाने से क्या होगा? समस्या का समाधान हो जाएगा। अब उसके लिए सरकार तो आपको टेबल पर लेके आ रही है, वहां बात कीजिए। देखिए, आप देख खालिद भाई, हम टेबल से कब भागे?
आपने टेबल लगना ही नहीं दिया सरकार ने टेबल तोड़ने का काम किया। मध्यस्थता की बात समय कल से पहले 2 बार भी बात को ये कानून आया था, किसान संगठनों ने इसका विरोध किया। जी खालिद भाई, जो समस्या है उसको सरकार निपटना नहीं चाहती। वास्तव में क्या है, सरकार की जो डील है वो कॉर्पोरेट घरानों से हो चुकी है। आप देखिए ध्यान से, गृह मंत्री जी बोलते हैं कि किसान भाई अंदर आए, नरेंद्र तोमर जी हमसे चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री एक दिन पहले बोलते हैं ये गंगा से पवित्र कानून है। तो भैया जब पवित्र आपने बना ही दिए हैं और आप अपने मुद्दे पर अड़िंग है, देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहता कि वार्ता हो, वो अपनी बात को अड़े पड़े हैं कि मैंने जो कानून बना दिया है वो बिल्कुल सत्य की प्रमाणिकता पर आधारित है। तो भैया आप बताने का कष्ट तो करें, समझाने का कष्ट तो करें। हरियाणा प्रदेश का मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, आप समझ जाएंगे तो कानून जो सत्य प्रमाणित है या नहीं है। हरियाणा इंद्र जी, समझाने के लिए कल प्रेजेंटेशन दिया गया, क्या जो सरकार ने आपके सामने जो प्रेजेंटेशन दिया, क्या वो समझ में नहीं आया किसानों को? साहब, प्रेजेंटेशन देने के कोई काम नहीं हुआ। यहां सिर्फ इतनी बात हुई थी, वहां जाने के बाद 2 घंटे जो वार्ता चली उसके अंदर यही कहा गया कि आप कृषि कानूनों को मान लें, अन्यथा दूसरा तरीका आपको ये बताते हैं कि आप एक कमेटी गठित कर लें। कमेटी क्यों गठित की जाए, पहले तो आप ये बताइए। जिस चीज को लोग अपना डेथ वारंट मान रहे हैं, किसान का डेथ वारंट मान रहे हैं, उस पर हम कमेटी क्यों गठित करें? ठीक है, कमेटी गठित करने को लेकर आपको ऐतराज है। यहाँ पर हमारे साथ वंदना पोपली जी बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं। मैं उन्हीं से रिएक्शन ले लेता हूं। क्या वंदना जी, ऐसा लगता है कि किसान और सरकार के बीच कुछ विश्वास की कमी है क्या? देखिए, या आप लोग बात समझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं किसानों को? देखिए, ये जो पूरा का पूरा एक किसान संगठनों का जो ये मूवमेंट है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं अंदेशे पर है, कि एक अंदेशा है कि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी जिस तरह से बोल रहे थे कि डेथ वारंट है, एक नया नाम इन्होंने दे दिया यहाँ पर, और मैं देख रही थी कि बाकी जो पार्टी के लोग हैं वो भी इसको काले कानून और इस तरह की भाषा से बुला रहे हैं। लेकिन मुझे कोई एक ऐसा रीजन नहीं बता पाया कि क्या कारण है, इनको क्या कमी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बैठ के आपको बताना चाहूंगी कि ये कोई यहाँ पर अंदेशा नहीं है, एक संदेशा है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जो हमारी सरकार है वो किसानों के साथ खड़ी हुई है। और आप देखेंगे कि लगातार जो है बातचीत चल रही है, तीसरे दौर की बातचीत जो है वो अभी हुई है और कल भी दोबारा से बातचीत होने वाली है। तो यहाँ पर बैठकर आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सरकार की बात को सुनिए। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको जहां जहां पर लगता है कि इसमें यहाँ पर कमी है, इसमें हम चेंजेस चाहते हैं, या आपके जो सुझाव हैं वो सरकार के सामने रखिए और बातचीत के माध्यम से इसको हल करने की कोशिश करिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से दिल्ली में आप कह रहे हैं कि सरकार ने हमें रोक दिया। क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से कि हम दिल्ली का दूध बंद कर देंगे, हम वहां पे अनाज सब्जियां सब बंद कर देंगे। सब्जियां कौन लेकर आ रहा है, ये दूध कौन लेकर आ रहा है? आपके किसान भाई है ना। तो ये जो तकलीफ है ये किसान भाइयों को पहुंच रही है, आम जनता को पहुंच रही है। आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि इस डेडलॉक को खत्म करिए, सरकार से बात करिए, कमेटी में ही तो डिस्कशन होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में डिस्कशन करके सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमेटी में बात करिए, अपने सुझाव रखिए और उसके बाद मिल बैठकर इसका सोल्यूशन निकल सकता है। चलिए, बेड़ू अग्रवाल कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बेड़ू जी, आपसे सवाल यह है कि बड़ौदा उपचुनाव के दौरान आपने तो बहुत किसानों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन अभी कांग्रेस कहाँ है? अगर दीपेंद्र हुड्डा के छोड़ दें तो बाकी मुझे कोई कांग्रेस का नेता किसानों के साथ खड़ा होता दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस सिर्फ घर में बैठ के या फिर वीडियो जारी करके सिर्फ किसानों के हित में बात करते, इससे काम चलेगा क्या? किसान जब चर्चा कर रहा है तो आप कानून पर कमेटी गठित क्यों करना चाहते हैं? हम इसको डेट बंद मानते हैं, आपको निरस्त करें। लोकसभा को इंद्र जी आपसे रिएक्शन लेंगे। अभी दोनों बोल रहे समझ नहीं आ रहा। इंद्र जी प्लीज बेड़ू अग्रवाल को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे बात करूंगा, इसका रिएक्शन लूंगा आपका। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बेड़ू अग्रवाल, आप कंटिन्यू कीजिए। जी खालिद जी, सबसे पहले तो आपकी ये गलत फहमी है कि अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई नेता खड़ा, बिल्कुल कांग्रेस के नेता हर वक्त उनके साथ जुड़े हैं। यानी विपक्ष जो आरोप लगा रहा है बेड़ू जी कि कांग्रेस ने इस आंदोलन को उकसाया है, तो क्या ये सही है? पोपली जी देखिए, वेणु जी आप देखिए मेरी मित्र वंदना जी यहाँ पर है, बहुत अजीज मित्र है मेरी, लेकिन अगर पार्टी वाइज बात करते हैं तो कैसे उनको उकसाया? अरे बिल आप लेकर आए हो, अध्यादेश आप लेकर आए हो, कानून आपने पास करवाया,
रातों रात राज्यसभा में बिना मेजोरिटी के बिल, उसको कानून आपने बनवा दिया और बीच में दखल अंदाजी करी है कांग्रेस, जिम्मेदार है कांग्रेस का। ये कैसे आप इस बात को कह सकते हैं? इतनी क्या इमरजेंसी थी कोरोना काल में, एकदम से आपातकाल में आप ये बिल लेकर आए, इसको लागू भी कर दिया, किसानों के ऊपर अत्याचार भी कर दिए और इसको जिम्मेदार आप कांग्रेस को ठहरा रहे हैं। हमें तो इस बात का ही समझ नहीं आता कि आप किस एंगल से आप इसमें कांग्रेस को जिम्मेदार, कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि जिस तरह से बड़ौदा उपचुनाव के दौरान आपने कृषि कानून को लेकर किसानों का साथ देने का ऐलान किया, आज आप कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं। कैसे साथ नहीं है? आप बताइए कैसे साथ नहीं है? कहाँ आपके नेता गए? दीपेंद्र हुड्डा की बात अगर छोड़ दें आप, बाकी नेता कहाँ गए? देखिए, बहन कुमारी शैलजा जी हमेशा किसानों के साथ वीडियो जारी करके सिर्फ बयान आ रहे हैं। उनसे मैदान में कौन है? फ्रंट पे कौन गया? आपको मैं वीडियोस दिखाऊंगी, आपको भेजूंगी। मैं बिल्कुल मैदान में है, किसानों के साथ गई है, जहां जहां वो आंदोलन के लिए रुके हैं वहां गई है, उनसे बातचीत की है। अभी तो कोई नहीं दिखा। हाँ जी, आपको बिल्कुल भेजा जाएगा, आपको वीडियोस भेजी जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे नेता बिल्कुल, कांग्रेस के नेता किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों की आवाज को अगर कोई आज बुलंद कर रहा है तो किसानों के साथ साथ वो है कांग्रेस के नेता जो उनके साथ खड़े हैं, उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बिल्कुल बेड़ू अग्रवाल कह रही है सुखवंत जी कि जो आवाज है किसानों की वो कांग्रेस ही बुलंद कर रही है, फिर इनेलो कहाँ है? खालिद भाई, पहली बात तो ये कि आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है जी, ये बहुत एक ऐतिहासिक क्षण है जी, इसको हम इस तरह की पार्टीबाजी में ना इसको करें तो ज्यादा बेहतर है। आप एक चीज देखिए कि अभी डेथ वारंट एक शब्द प्रयोग हुआ जी, और खालिद भाई, मैंने सबसे पहले आपके इस डिबेट के माध्यम से इस शब्द को मैंने प्रयोग किया था और निश्चित रूप से ये एक डेथ वारंट है, ये एक शब्द ही पर्याप्त है जो सारी स्थिति को एक्सप्रेस कर देता है। दूसरी बात वंदना जी अभी कह रही थी कि अंदेशा है। अब खालिद भाई, अंदेशा क्यों है किसानों को? क्योंकि इस बीजेपी की सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार की चीजें की हैं कि उनकी जो नीयत है वो साफ दिखाई देती है। और बिल्कुल ठीक शब्द प्रयोग किया हमारे भाकियू के प्रवक्ता ने कि ये कॉरपोरेट के उसमें है, कॉरपोरेट के हित में है। और साफ है कि किस प्रकार से किसान के गले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि सरकार को, अगर जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी गंगा के किनारे पर खड़े होकर के और वो लाइटिंग में जब कहते हैं कि कृषि सुधार हैं, तो वो बताएं देश को कि कृषि सुधार कैसे है, किसानों को क्यों समझ में नहीं आ रहा। ये बड़ी हास्यास्पद सी बात है। कभी किसानों को खालिस्तानी बताते हैं ये लोग संघ वाले, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि पूरे देश के किसान को और पर्टिकुलरली हरियाणा और पंजाब के किसान को यह आभास हो चुका कि किस प्रकार से ये लोग हमारी जमीनों को कॉरपोरेट को बेचेंगी। मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करता हूं बिल्कुल। और वो सिर्फ इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और इन लोगों ने जिस प्रकार से इसकी सारी प्रिपरेटरी स्टेप लिए हैं, जैसे मार्च 2018 में जो पिछली जो लोकसभा थी उसमें स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। ये आज एकदम नहीं हुआ है, बहुत लंबे समय तक इन्होंने प्रिपरेशन इसकी शुरू कर रखी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज ये किसानों को कहते हैं कि कोरोना फैल जाएगा, आप लोग इकट्ठे हैं, तो कुछ सरकार ये जवाब नहीं देती कि हमें इस कोरोना में, जब ये देश महामारी से जूझ रहा था, पूरा संसार महामारी से जूझ रहा था, तो इनको इनके अध्यादेश के रूप में एकदम से लाने की क्या आवश्यकता थी। और माननीय जेपी दलाल जी जो कह रहे हैं कि ये तो किसानों के हित की बात है और हम ऐसा हित करते रहेंगे, दलाल साहब, मैं आपके मंच के माध्यम से दलाल साहब को कहना चाहता हूं कि आप लोगों जो किसान को मारने का जो आपका षड्यंत्र था उसको किसान समझ चुका है। और खालिद भाई, ये एक जन आंदोलन बन चुका है। इसमें आप देखेंगे कि हर व्यक्ति अपना, क्योंकि इसमें केवल किसान की बात नहीं है, जहां पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को जो बदलने की जो बात है, जो कालाबाजारी की बात है, वो इस देश के हर आदमी को परेशान कर देगी और महंगाई को बढ़ावा दे देगी। तो हर व्यक्ति इसमें शामिल है, किसान के साथ साथ सभी लोग शामिल हैं। वंदना जी जो कह रही थी कि किसान के दूध को और अनाज को आप दिल्ली नहीं आने देते, खालिद भाई, जब प्रोटेस्ट होता है ना, तो वो चौधरी छोटराम का जमाना था जब लोगों ने अपनी फसलें भी जलाई हैं, क्योंकि ये एक तरह से अपने हक मांगने की बात है। अगर हमारे किसी किसान भाई को कोई परेशानी है तो आने वाली नस्लों के लिए किसान लड़ रहे हैं। जहां तक आपने सवाल पूछा इनेलो का, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा से लेकर सड़क तक हमने आवाज उठाई है। आज भी हर पॉइंट के ऊपर और हर बॉर्डर के ऊपर इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एक किसान के रूप में वहां पे अपनी इन गतिविधियों में मुलविस है, शामिल है। और हम लगातार
पूरे प्रदेश से, क्योंकि हमारे जो किसान भाई पंजाब से चल करके आए हैं उनको किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ ना हो, उनकी रसद पानी सब कुछ एक बहुत मैकेनिज्म के तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल इस सारी चीज को बैक करेगी और बैक कर रही है। और दूसरी बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो किसान जो मांग करते हैं कि तीनों अध्यादेशों को बिल्कुल सरकार विड्रॉ करे, इंडियन नेशनल लोकदल उस मांग के साथ है। क्या वेणु अग्रवाल जी, आप इसे प्रश्न हो गए, मैं जवाब दे दूं क्या? एक बार मैं एक क्वेश्चन ले लूंगा उनसे। वेणु जी, ये बताइए कि जिस तरह से किसान आज पंजाब से चल के आ रहे हैं, हरियाणा से चल के आ रहे हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। खास करके पंजाब से हरियाणा आते वक्त उन्हें काफी परेशानी हुई, जिसको लेकर आज यूथ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया। क्या लगता है कि प्रदर्शन से समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, समस्या का समाधान के लिए ही वो प्रदर्शन किया गया था, लेकिन जो सरकार है, इतनी क्या शब्द मैं उनके लिए इस्तेमाल करूं कि जो अत्याचार, जो वाटर कैनन, जो आंसू के गोले उन्होंने हमारे किसानों पर इस्तेमाल किए, वो ही आज प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल किए। अरे आप समझिए कि जेनेवा कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन के हिसाब से आंसू गैस के गोले यूज करना उचित नहीं माना गया और भारत इस पर संधि कर चुका है, लेकिन ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, दिन दहाड़े अत्याचार कर रहे हैं, किसी को समझ कुछ रहे नहीं है। इनके अंदर इनकी अंतरात्मा मर गई है क्या? एक इंसानियत की भावना मर गई है क्या? इतनी कड़कती सर्दी में इनका ये लोग जो हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये उसको आक्रामक बनाने पर तुले हुए हैं। तो कैसे सरकार उनको, प्रदर्शनकारियों को तो सरकार झेल ही नहीं पाती है। चलिए, तो ये तो जिस तरह से अभी जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के बॉर्डर है उसके बाहर डटे हुए हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है वो कृषि कानून को वापस ले, उसके बाद ही वो लौटेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कल इसमें कोई हल नहीं निकलता है तो फिर क्या होगा? कल दोपहर 12 बजे किसान संगठनों और सरकार के बीच होने वाली बैठक को लेकर पूरे देश भर की नजर है और किसान इस पर किस तरह का कल रिएक्शन करते हैं और किस तरह का जो फैसला वो निकल के सामने आता है, हल होता है या नहीं होता है, इसको लेकर हम सबसे पहले स्वामी इंद्र जी से ही पूछ लेते हैं कि कल का क्या प्लान है सर? किसान संगठन कल किस तरह का प्लान बना के जाएंगे? जो पॉइंट आप लोगों ने तैयार किया है क्या? देखिए, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि देश के कृषि मंत्री जी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। उन्हें झूठ बोलने से बाज आना चाहिए। ये चौथे दौर की वार्ता नहीं, 5वें दौर की वार्ता है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश से आपने 15 सितंबर को वार्ता की थी इसी कृषि बिलों के ऊपर। तो आप जानबूझकर हरियाणा का नाम नहीं लेना चाहते कि हरियाणा प्रदेश के लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। इस आंदोलन में लगातार किसान जो है हरियाणा प्रदेश का सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, सभी प्रदेश से किसान आए हुए हैं। उनको जो है दिल से गले लगाया जा रहा है और तमाम हमारी खापें खुलकर सामने आई हैं और खुलकर इसका समर्थन कर रही हैं कि जो अध्यादेश है, जो आज बिल बन चुके हैं, ये किसान के डेथ वारंट है, इनको हटाया जाए, इसको निरस्त किया जाए। दूसरी बात, कल को हम क्लियर हैं और आज भी, कल भी क्लियर थे और आज भी क्लियर है कि जब तक सरकार हमारे साथ खुलकर बात नहीं करती और खुलकर इस बात को नहीं मानती कि ये अध्यादेश हम हटा रहे हैं, ये कानूनों को हम हटा रहे हैं, तब तक हम किसान जो है अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। नहीं, कल जो बैठक होना है उसको लेकर जो पॉइंट्स बनाने की बात हुई थी, क्या कुछ पॉइंट्स आपको अगर जानकारी हो तो हमें भी साझा कीजिए। कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने तैयार किए हैं जो सरकार के सामने रखना है? हमने पॉइंट बना लिए हैं जी, हमने पॉइंट बना लिए हैं। उसकी जो है आपको कुल जो है बातें सारी कल स्पष्ट कर दी जाएंगी। फिर भी मैं आपको 1-2 पॉइंट समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले ये बात हम ये बताना चाहते हैं भारत की सरकार को कि जो भारत की जो कानून व्यवस्था है जी, उससे किसान को दूर ना किया जाए, न्याय प्रणाली को जैसा है उसको लागू रखा जाए। दूसरी बात जो आपने गलत की है, किसानों को देश का संवैधानिक जो अधिकार है वो आपने उसका छीना है। दूसरी बात, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो आपने कंपनियों को ये लिमिट दे दी कि किसान की भूमि पर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कंपनियां लोन ले सकेंगी, लोन की अदायगी कौन करेगा? और खुद आईटी जो अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ये बात की पुष्टि करता है कि पिछले साल 3.5 लाख इनकम टैक्स का जो पैन कार्ड है वो नकली जारी हुए। तो ऐसे में जब आप किसान की फसल एक पैन कार्ड पे आधारित खरीदवाएंगे तो क्या वो कंपनी, क्या वो लोग ईमानदार होंगे? उसकी पुष्टि कौन करेगा?
खरीद की गारंटी किसकी जिम्मेवारी होगी, पैसे के लेन देन की जिम्मेवारी किसकी होगी। जो कंपनी को आपने 3 दिन का वक्त दिया कि 3 दिन अदाई करेंगे, इस हाथ ले इस हाथ दे, व्यवहार तो इसको बोलते हैं। दूसरी बात, आपने मंडियों के बाहर इसको टैक्स के फ्री रख दिया है, मंडियों में टैक्स लगेगा, तो यानी कोई व्यापारी जो है लेन देन जो है सरकारी तंत्र में आकर नहीं करे, वो जो काला बाजारी को बढ़ावा आप देने का काम कर रहे हैं, लूट खसुस का जो काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है, ये गलत है। आपने इसको सट्टा बाजारी में बदल दिया है, एक अच्छे व्यापार को, साफ सुथरे व्यापार को आपने सट्टे में बदल दिया है, ये गलत है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जो आपने देश के लोगों के साथ धोखा किया है 5 जून के बाद और अब तक आप देखिए, जब से ये कानून अध्यादेश और कानून बन के सितंबर में लागू हो चुके हैं, तब से इस देश के अंदर कम्युनिटी जो है बढ़ती जा रही, डे बाई डे महंगाई बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं दालों के भाव क्या से क्या हो गए हैं, खाद्य पदार्थ कितने महंगे हो गए हैं, तेल कितना महंगा हो गया है, लोगों को समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि ये कानून जो बना है उससे किसानों के हित में है। सरकार तो बार बार यही कह रही है ना सर कि ये कानून किसानों के हित में है, फिर कहां दिक्कत है? यही तो इनकी जादूगिरी है। ये कहते कुछ है, निकलता कुछ है। वंदना जी, क्या जादूगरी है जो आप किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं, या पार्टी नहीं समझा पा रही है, या सरकार नहीं समझा पा रही है कि आखिर किसान जो चाह रहे हैं वो कहां दिक्कत आ रही है? मान लीजिए कि अगर एमएसपी की वो गारंटी मांग रहे हैं तो लिखने में क्या दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले कुछ एक प्रश्न आ गया तो मुझे आप अच्छे से टाइम दीजिएगा ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। बिल्कुल, कंटिन्यू। अभी सबसे पहले स्वामी इंद्र जी हैं, उनकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी लोन लेगी तो कौन वापस करेगा? अरे जो लोन लेगा वही वापस करेगा ना। आप जो कॉन्ट्रैक्ट की बात यहाँ पर इतने लंबे चौड़े ढंग से बता रहे हैं कि कंपनी के पास जमीन चली जाएगी, शायद आपने इसको पढ़ा नहीं है। बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोली थी स्वामी जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आपको जवाब भी चाहिए और आप बीच में भी बोलेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जवाब लीजिए ना आप पहले। आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो शायद आपने, जिनको आप बिल कह रहे हैं वो कानून बन चुके हैं, उनको ध्यान से पढ़ा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ होती है और किसान की गलती है तो बिना प्याज के जितना पैसा उसने लिया था वो वापस करेगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर वो कमिटमेंट भी करेगा कि वो अगली फसल पर देगा या कब देगा, वो टाइम पीरियड ले सकता है। लेकिन अगर कंपनी की गलती है तो उसको 150 गुना पेनल्टी देनी पड़ेगी और उसको इमीडिएटली देनी पड़ेगी। तो ये मुझे बताइए, किसान के फायदे में है या कंपनी के फायदे में? एक सेकेंड आप सबने बोल लिया, मेरे को सबका जवाब देने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली। कृपया करके जहाँ तक कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा यहाँ पर इन्होंने बोला कि जिन कानूनों पे आप प्रश्न उठा रहे हैं वेणु जी, वही कानून है ना जिसके लिए आपने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया था। आपने, आपके जो कपिल सिब्बल जी हैं वो संसद में खड़े होकर बोलते रहे, जब नरेंद्र मोदी जी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2011 में आप मेरी बात सुनिए, मैंने सबकी बात सुनी। क्या मुझे ये मौका सर रिएक्शन तो ले लीजिए सर, आपको एटलीस्ट रिएक्शन ले लीजिए। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप एक बात बताइए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाकर आप ये बताना चाहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे कानून तो हमारे भी हाथ में है, हमें भी मालूम है क्या कैसे हो जाएगा। आप भी बताइए ना, किसान को संवैधानिक अधिकार क्यों छीना जा रहा है न्यायपालिका में जाने का? सच्चाई जो है जनता के पास जाने दीजिए, किसानों के पास जाने दीजिए। लेकिन एक सवाल है वंदना जी, एक सवाल तो है वंदना जी, एक सवाल है। सवाल ये है कि जिस तरह से किसान इस ठंड में पड़े हुए हैं दिल्ली के बॉर्डरों के बाहर, उनकी एक ही तो मांग है कि भाई एमएसपी पे आप गारंटी दे दो। तो सरकार को इसमें, सरकार वैसे भी कह रही है कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, मंडियां कभी खत्म नहीं होगी, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? क्यों नहीं सरकार लिख के दे रही है? क्यों उन्हें पिछले 7 दिनों से बैठा रखा है बॉर्डर के बाहर और वो बेचारे इस ठंड में पड़े हुए हैं? देखिए, मैं आपको इसका भी जवाब दे देती हूँ। जहां पर एमएसपी की गारंटी की बात है, अगर मैं आपको बताऊं टोटल 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है जो हम किसानों से हम फसलें लेते हैं। अब आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी पे सरकार खरीदती है। सरकार क्यों खरीदती है? क्योंकि वो सेक्शन जो कि जिनके पास कंपैरेटिवली जो पैसा कम है उनको सस्ते दामों पर ही अनाज मिल सके। अब वो फिर वही बात आप ऐसे कैसे काम चलेगा? आपको सुनना तो पड़ेगा। टोटल 280 करोड़ क्विंटल, सुन लीजिए 280 करोड़ क्विंटल
टोटल जो है खाद्यान्न का उत्पादन होता है पूरे देश में। पहली बात, अगर पूरे देश के खाद्यान्नों को सरकार खरीदती है तो उसके लिए 6 लाख करोड़ लेना पड़ेगा, लेकिन 6 लाख करोड़ में आप ये देखिए कि जीडीपी में उसका परसेंटेज कितना है। टोटल जो एग्रीकल्चर है उसका जीडीपी में परसेंटेज है 8.4%। उसमें से पशुपालन को निकाल दीजिए, ये बचता है 4.1%। उसमें से आप दलहन भी निकाल दीजिए, गन्ना भी निकाल दीजिए, तो 2 पॉइंट के करीब बचता है धान और ये बाकी सीरियल क्रॉप्स हैं उसके लिए। तो उसके लिए 6 लाख करोड़, उतने रिसोर्सेज भी हम उसी हिसाब से लगाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि जो चीज पॉपुलर है उसके लिए हम रिसोर्सेज भी ज्यादा लगा देंगे और उसके बाद उस जो हम धान खरीदेंगे या गेहूं खरीदेंगे या जो और सीरियल्स खरीदेंगे उसका हम करेंगे क्या, वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये जो एमएसपी की आप गारंटी की बात करें, एमएसपी की गारंटी तो पहले भी नहीं थी। एमएसपी की गारंटी तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अभी भी हो रही है। रुकी कहाँ है, रुकी कहाँ है, खत्म होने का किसानों को सता रहा है। वो तो देखिए, मैं एक प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि क्योंकि किसान वही तो मांग रहे हैं, किसानों को डर तो सता रहा है तभी तो मांग रहे हैं। सरकार खरीदती रही है, आगे भी खरीदती रही है। रजवान जी, माफ कीजिएगा, सुखवान जी, क्या सरकार को कहाँ दिक्कत हो रही है? क्या सरकार जो है किसानों की बात नहीं समझ पा रही है? लिख के देने में क्या दिक्कत है गारंटी, जबकि आश्वासन लगातार दिया जा रहा है? हमें तो नहीं लगता, जिस तरह से बनारस में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस कानून को लेकर उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी और जिस तरह से इसे बढ़िया कानून बताया, उससे तो मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी कुछ समस्या का समाधान होने वाला है। देखो खालिद भाई, सरकार को लिख कर देने में तकलीफ ये है क्योंकि वो एक लाइन में है कि कॉरपोरेट को किसानों की गर्दन पकड़ानी है, तो वो लिख के दे देंगे तो फिर वो एक मजबूरी हो जाएगी इनको देना। एक आपका जवाब ये है। दूसरी बात, आपने कहा कि ठंड में किसान पड़े हैं। खालिद भाई, आज 7वें किसान ने शहादत दी है और ये सरकार, और वो शहादत मैं बताता हूँ, शहादत ये मर्डर है एक तरह से। इस बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने किया है। कैसे किया है कि उनके ऊपर इस ठंड के अंदर वाटर कैनन की जो ठंडे पानी की जो फुहारें मारी गई, उसकी वजह से उनको इंजरी हुई, वो ठंड लगी और हार्ट अटैक से उनकी मौतें हुई हैं। और इसके लिए खट्टर साहब जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, और ये सातों के सातों मर्डर है। अब कोई ये बताए मेरे को कि सरकारों की ये जो किसानों की जो मांग है उसको ये लोग अगर पूरा नहीं करेंगे और इस प्रकार से यहां पे जान जाएंगी, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है, क्योंकि आखिरकार उसी को अपने लोगों को और अपने जहां पे वो वर्ग है उसको संतुष्ट करना होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है ना, आश्वासन की। अब पोपली जी बार बार कह रही है कि आश्वासन दे रहे हैं, बता रहे। अब देखो, पिछला जो आचरण है माननीय प्रधानमंत्री जी का, अब मुख्यमंत्री जी की तो बात छोड़िए, वो तो पिछला हो तो ऊपर से जो आदेश आता है उसी को पूरा करते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आचरण है कि उन्होंने कहा कि मेरे को जूते मारो अगर नोटबंदी फेल हो जाती है, ये हो जाता है तो मेरे को ये करो। सारी चीजें फेल हुई, सारी चीजें किस प्रकार से सारे देश में देखी। अब उनकी बात का विश्वास कौन करे और क्यों करे? आप जब कह रहे हो कि एमएसपी भी रहेगी, मंडी भी रहेगी, तो आप लिख के उसमें डाल दो। सपोज करो कल दूसरी सरकार आ जाती है, वो नहीं देगी तो किसान फिर एजिटेशन करेंगे क्या? आप लोग नहीं दोगे तो दोबारा एजिटेशन करेंगे क्या? अब अगर आपकी नीयत साफ है तो उसको लिख करके दो, और किसान खालिद भाई उसके बगैर नहीं मानने वाले, क्योंकि इन लोगों की पोल पट्टी खुल चुकी है। अब मैं टेक्निकल बात पे आता हूं, एमएसपी पे आता हूं और मंडी पे आता हूं। देखिए, जो मंडी थी वो कमर्शलाइजेशन के लिए बनाई गई थी और किसान के हित के लिए बनाई गई थी। और जब मैं ये एक सवाल पूछता हूं, वंदना जी से पूछता हूं और सबसे पूछता हूं कि जब मंडियां सरकारी नियंत्रण में काम करती हैं और वहां पे आज भी एमएसपी पे खरीद नहीं होती, तो कल ये जो मंडियां, ये जींस के जो खरीद है वो सरकारी नियंत्रण से बाहर चली गई, तो किस प्रकार से किसान का शोषण होगा? सिर्फ ये एक आशंका है, और ये आशंका नहीं है, ये चीज पूरी होगी। और 100% किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ये कॉर्पोरेट लोग करेंगे, अंबानी और अदानी करेंगे और दूसरे और लोग करेंगे। और किसानों की जो आने वाली नस्लें हैं वो ना केवल फसलें खराब होंगी, वो नस्लें भी खराब हो जाएंगी, और ये लोग यही करना चाहते हैं। अगर इन लोगों की नीयत में कहीं शतांश भी कोई सच्चाई है तो ये लोग साफ तरीके से इन तीनों के तीनों बिलों को विड्रॉ करें और पूरे देश से माफी मांगे कि ये जो जिनको कृषि सुधार के नाम पर हम देश की जनता को ऊपर थोप रहे थे। मैं इसको साथ जवाब दे दूं। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जो मर्डर हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है। मुझे लगता है जो बहकाकर यहाँ पर लाए हैं वो पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। सुन लीजिए ना, एक बार पूरी बात सुन लीजिए। कैप्टन अमरिंदर कहते हैं कि हमने अपने स्टेट में इसको लागू ही नहीं किया, तो फिर यहाँ पर पंजाब के किसान यहाँ पर क्यों दिखाई दिए?
दूसरी बात, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सरकार जो है उसके अंडर कंट्रोल में है मंडियां, फिर भी एमएसपी पे खरीद क्यों नहीं होती? आपको इतना ही नहीं मालूम कि सरकार सिर्फ 78 करोड़ क्विंटल पूरे देश में खरीदती है, जिसमें 34 करोड़ गेहूं। क्या है? अरे सरकार खरीदती है क्या? आपके सब मुझे बताइए, सरकार खरीदती है एमएसपी पर? क्या व्यापारी भी खरीदते हैं क्या? क्या व्यापारी भी एमएसपी पे खरीदते हैं? पीडीएस जो पॉलिसी आई थी वो सरकार के लिए थी या आम व्यापारी के लिए थी? ये बताइए मुझे। पीडीएस के अंदर एमएसपी होता है ना, तो ये पॉलिसी मैं बड़ी विनम्रता से आपको कहता हूँ कि इस आंकड़ों के साथ मत बहका हुआ। वंचित वर्ग हैं, उनको कम रेट पर ये सीरियल्स पहुंचाने के लिए, गेहूं धान पहुंचाने के लिए पॉलिसी स्टार्ट की गई थी। क्या आपको नहीं मालूम? क्यों बहका रहे हैं जनता को? यहाँ पर आप गलत बात यहाँ पर क्यों करते हैं? और एमएसपी में खतरा अचानक से आज क्यों हो गया? क्या 4 साल पहले, 5 साल पहले आपको खतरा नहीं दिखाई दिया? मैं बताती हूँ खतरा कहां पर था। आप सुनिए, WTO की मीटिंग थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, वहां पर आनंद शर्मा गए थे। वहां पर उस मीटिंग के अंदर कहा गया था कि जो सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, फूड पे जो सब्सिडी दी जा रही है उसको खत्म कर दिया जाए। तो उसको सिरे से नकारने की बजाय वो वहां से पीस क्लॉज लेकर आए थे। पीस क्लॉज का मतलब कि हमें कुछ समय दे दिया जाए। वो तो हमारी सरकार आई, हमने उसको टोटली नकार दिया। आप क्या भूल गए? मनमोहन सरकार के समय में फूड कूपन की बात होती थी। फूड कूपन का मतलब खालिद भाई 20 सेकंड दो मेरे को। किसी भी दुकान पे जाओ और कम रेट में जो है वो खरीद लो। यानी कि हमें खतरा वहां पर था, आज खतरा नहीं है। आप बनाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि कल इस वार्ता से हल जरूर निकलेगा। हम इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं। खालिद भाई 20 सेकंड। बिल्कुल, मैं थोड़ा बेड़ू अग्रवाल जी को भी इन्वॉल्व करता हूँ। बेड़ू जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या जो सरकार है बहुत जल्दीबाजी में यह फैसला लिया, किसानों को कहीं भी कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश नहीं की गई? शायद यही वजह किसान जो है वो इसको लेकर काफी परेशान दिख रहे हैं। खालिद भाई, अब मुझे बोलने का अगर मौका दिया जाएगा तो मैं वंदना जी से भी आग्रह करूंगी, अब वो भी सुने बात को। जी मैम, बोलिए। जी देखिए, जहां तक एमएसपी का सवाल है, ये प्रणाली कांग्रेस के समय से शुरू हुई थी और किसान हमेशा एमएसपी पर उसकी फसल खरीदी जाती थी और किसान बिल्कुल खुश था। चाहे अगर बाहर का व्यापारी आकर भी मंडी में अगर उसकी फसल खरीदता था, आड़ती को उसकी कमीशन मिल रही है, मजदूरों को उसकी मजदूरी मिल रही है, मुनीम को उसकी सैलरी मिल रही है। कितनी लेडीज हमारी मंडियों में काम करती हैं, उनको काम मिल रहा है। और आप यहाँ तक देखिए कि ग्रामीण विकास में भी कुछ पैसा उसमें जाता था जो किसान को नहीं, जो खरीद एजेंसी है वो देती थी। रूरल डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन सरकार ये सब कुछ खत्म करने पर तुली हुई है। केवल किस लिए? अपने धनदाताओं के लिए, अन्नदाताओं के लिए। वही बता रहे हैं। जब एमएसपी खत्म नहीं होगा तो फिर लिखित देने में क्या दिक्कत है? फिर तो आप लिखित दे दो। अच्छा सुझाव है, कल जो मीटिंग होगी उसमें हो सकता है इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। बता दीजिए कि एमएसपी को अगर आप दे देंगे, अगर आपकी मंशा सही है, नियत सही है, आप बार-बार कह रहे हैं। ये बता दीजिए खतरा कहाँ से एमएसपी पर? देखिए, आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे? नहीं है। आप ये देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी खालिद भाई, जो हमारी ये जो ठगबंधन की सरकार है, बिल्कुल जनमत के विरुद्ध जो ये सरकार बनी है, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो इसमें जिन्होंने समर्थन दिया है, यदि जी सामने आ गए थे, कमाल कर दिया। देखिए, यदि समर्थन मांग रहे थे तब इलीगल नहीं थी, यदि उनको किसानों की लेकिन वंदना जी आ गए थे जेजेपी से समर्थन। लेकिन एक बात तो आप मानिए कि आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं वंदना जी। एक बात तो आप मानिए कि आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। वंदना जी, एक बात मानिए कि आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि आपके साथ जो सोमवीर संगवान थे, उन्होंने किसानों के मुद्दे पर समर्थन वापस ले लिया। इसके अलावा अगर हम बात जेजेपी की करें तो वहां से भी आवाज उठ रही है कि जल्दी समस्याओं का समाधान किया जाए। हम भी वही लेकिन सवाल ये है, एक चीज खालिद, सबसे परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हम भी इन समस्याओं को सोल्यूशन करना चाहते हैं। तो आप कल की मीटिंग तक मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए। या किसान और सरकार के बीच की बातें यहाँ पर आपको समझ नहीं है। मैं कह रही हूँ आपकी पोजीशन अच्छी है, आपकी जो यहाँ पर किसान भाई बैठे हैं वो अपनी बात सरकार के सामने रखें और उसको सुने और उस हिसाब से जिस तरह से शांतिपूर्वक आप भी तो शांति से सुन लेना उनकी बात।
सुखन जी हाँ मैं सुखन जी आप वंदना जी शांति से ही तो सुन रहे हैं। वंदना जी के सवालों का जवाब दीजिए। अब आप सुन लें। अब आप वंदना जी अब आपसे थोड़ी बहस। अब आप एक दूसरे की बात तो सुनिए, लोगों तक बात तो पहुंचे। आप ऐसे लड़के चले जाओगे और जो समस्या है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। किसानों के हित में बात नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। 1 घंटे हम बहस करें और किसान कैसे ये समस्या उसको सुलझाना है उस पर जब बात ही नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्लीज सुखन जी आप मैं बोल रहा हूँ। खालिद भाई बोलिए सुखन जी बोलिए। एमएसपी पे खतरा कहाँ है वो मैं बताता हूँ आपको। खालिद भाई एमएसपी वो चीज है कि किसान ये कह रहे हैं कि हमारी जो लागत है वो ये मिनिमम है, इससे नीचे अगर कोई खरीदेगा तो हमारी लागत भी पूरी नहीं होगी। एमएसपी का मतलब ये है। अब खतरा कहां से है, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले आई और उसकी मंडी से बाहर सरकारी नियंत्रण से बाहर कोई चीज चली जाएगी तो सरकार उसको नियंत्रित कैसे करेगी। और ये आशंका नहीं, ये एक बिल्कुल फैक्ट के ऊपर आधारित है कि किसानों को की लागत भी उनको नहीं मिलेगी। वो जैसे आप ये आंकड़े गिना रहे हैं कि इतने % जीडीपी में है, ये तो आंकड़े गिनाने का काम करते हैं, झूठे आंकड़े गिनाने का काम करते हैं, वो चीज और खत्म हो जाएगी। कितनी बड़ी तादाद में आप सुन लें खालिद भाई मेरी मैम, लेकिन बहुत आप क्या कर रहे हैं, बहुत खबरें आ रही है कि खरीदारी नहीं हो रही है और किसान परेशान। गलत बयानी वंदना जी यहाँ पे कर रहे हैं कि एमएसपी का खतरा इसलिए है कि ये है। दूसरी बात इन्होंने कही कि लिख के देंगे, वो बताइए कि इसमें कानून में ये है। खालिद भाई देश के जो कोर्ट है ना वो भरे पड़े हैं एग्रीमेंट, लिखित एग्रीमेंटों से, किस प्रकार से क्या है, और इन्होंने तो जुडिशियल प्रोसेस से बाहर निकाल दिया। ये तो एसडीएम इसका फैसला करेगा, एग्जीक्यूटिव जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है वो उसका करेगा फैसला। ये लोग तो जुडिशियल से बाहर ले आए और लिखने से कुछ नहीं हो जाता। जो कंपनियां हैं वो किसानों का शोषण करेंगी और एमएसपी क्या उनको तो बिल्कुल रुइन कर देंगी, खराब कर देंगी। और ये पूरे किसानों को बर्बाद करने की जो बर्बाद तो आप लोग हो गए, वो सबको दिख रहा है। कॉर्पोरेट किसानों के साथ हम खड़े हैं, खड़े भी रहेंगे। प्रधानमंत्री जी हवाई जहाजों में घूमते हैं, जो पोशाक पहनते हैं, सम्मान निधि हमने दी, हम पूरा का पूरा पैसा किसान के खाते में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपके समय में किसानों को पैसा खा गए आप लोग। 100 रुपए चलता था, 5 रुपए पहुंचता था, 100 रुपए का 100 रुपए पूरा का पूरा किसान के खाते में पहुंचा। सबसे ज्यादा आप लोग रिएक्शन तो दीजिए, इस तरह से बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ पर कह रहे हैं एमएसपी का मतलब लागत। मैं आपको बताती हूँ गेहूं पे लागत होती है 260 रुपए। अरे मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने खेत में पानी दिया, मेरे से बेटर आप लागत नहीं बता सकते। आप यहाँ पे किताबी स्टाइल में जो आप यहाँ पे बता रहे हैं, हाँ मैं वक्ता होने के नाते किसान का बेटा हूँ, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानते आप कितने जगह पे लागत होती है। आपको नोट कर रहे हैं। वंदना जी और सुखन जी प्लीज मुद्दे पे आए। मेरा सवाल ये है, सबसे पहले मैं स्वामी इंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, लास्ट कमेंट है सर, बहुत थोड़े समय दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि कल क्या प्लान है। अगर कल बात आगे नहीं बढ़ती है या मान लीजिए जो कल मीटिंग हुआ उसी तरह का अगर कल भी निष्कर्ष निकलता है तो आगे क्या करेगा कांग्रेस, माफ कीजिएगा किसान संगठन, क्या कदम होगा अगला? देखिए, किसान संगठन किसानों से के द्वारा चलाया गया एक संगठन है और तमाम किसान, भारत के किसान आज दिल्ली उम्मीद लेकर आए हुए हैं कि भारत की सरकार इन तीनों कानूनों को रद्द करेगी। स्पेशल सरकार जो है पार्लियामेंट को बुलाएगी, उसके अंदर बिलों को लाकर इनको निरस्त करे। इसके बिना सरकार के साथ हमारी कोई और वार्ता नहीं हो सकती। ठीक है वंदना जी, क्या जो मांग किसान संगठन कर रहे हैं उस पर सरकार राजी हो पाएगी? देखिए, किसान हमारी प्राथमिकता है, कल बातचीत होगी, आपके सामने आएगा और मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी किसानों को कि वो सरकार की बात को सुने। उनकी जो प्रेजेंटेशन आपने कहा कि प्रेजेंटेशन भी इन्होंने पूरी तरह से नकार दी कि नहीं दी गई है, वो अपनी बात को बता रहे हैं, वो फायदे गिनवा रहे हैं। आप अपनी बात को रखिए और सरकार के सामने शांतिपूर्वक इस मसले को सुलझाने का काम करिए। सुखन जी ये बताइए,
आपको क्या उम्मीद है जो कल मीटिंग हो रहा है, जो कल मीटिंग होने जा रही है, उसमें क्या निकल कर आने की उम्मीद आपको लग रहा है? मैं खालिद भाई आपको पहले बता रहा हूं, इनकी जो नीयत है ना, ये इधर उधर ये करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब किसान ने साफ कह दिया कि ठीक है, मैं लास्ट कमेंट 10 सेकंड, जब किसान ने कह दिया कि तीनों बिल विड्रॉ करवा है, और क्या करेगा मैं बताऊं खालिद भाई, आपने उनसे प्रवक्ता से पूछा, मैं बताता हूं किसान क्या करेगा। किसान है ना बीजेपी संघ और कॉर्पोरेट की जड़ खोद देगा। चलिए बेणु अग्रवाल जी, आप भी लास्ट कमेंट दे दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि कल क्या किसानों को मिल पाएगा एमएसपी पे गारंटी? देखिए, मेरा तो एक ही कमेंट है कि ये सरकार झूठ बोलती है, ये झूठी सरकार है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि चाइना ने घुसपैठ ही नहीं किया, और हमारे कितने सारे उम्मीद क्या है मैम, ये पूछ रहा हूं मैं, उम्मीद क्या है? कल का जो मीटिंग है उससे कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है? झूठ के ऊपर आधारित है, इनका झूठ कभी खत्म नहीं होगा। ये लोग किसी तरह में वापस आ जाए, पर ऐसा होगा नहीं। ऐसे ही हमारे चलिए, तो तमाम जितने भी हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको पता है कि कल किसान जो है, किसान संगठन और खास करके सरकार के बीच कल दोपहर 12 बजे मीटिंग होनी है। सबको पता है कि जो किसान हैं वो किस लिए धरने पे बैठे हैं। उन्हें एमएसपी पे गारंटी चाहिए, उन्हें मंडियों पे गारंटी चाहिए, और ये गारंटी कल मिल पाता है या नहीं, इस पर पूरे देश की नजर होगी। इस बुलेटिन में